हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बीन्स। यहाँ पर आ गए हम दुर्वा बुक का नया पार्ट लेकर। तो यहाँ पर जो दुर्वा बुक पढ़ रहे हैं उसमें हमारे गद्य और काव्य दोनों ही दिए हैं, मतलब गद्य और पद दोनों दिए हैं। तो काव्य में हमारे सामने जो भी आ रहा है वो कविताएं हैं, छंद हैं, चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, ये सभी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने अब जो हम आया है वो है कविता। कविता है आषाढ़ का पहला दिन, लिखित है भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा। तो ये जो कवि ने हमारे सामने कविता रखी है ये आषाढ़ मास की है। आषाढ़ का पहला दिन यानी आषाढ़ सावन। हिंदू कैलेंडर में हमारे 12 महीने होते हैं और जैसे कि हमारे इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश में हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पढ़ते हैं, वैसे ही हिंदू जो कैलेंडर होता है उसमें भी हमारे अलग अलग महीने होते हैं, जैसे आषाढ़, सावन, भादव, शरद, कार्तिक, तो अगहन, बहुत पूरे 12 महीने इसी तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है ये आषाढ़ के पहले दिन का है। वर्षा ऋतु जो शुरू होती है वो आषाढ़ मास से शुरू होती है। वर्षा ऋतु किसके लिए सबसे ज़्यादा खुशदाई होती है? सबसे ज़्यादा खुशदाई होती है ये किसानों के लिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ पर कृषि मॉनसून पर डिपेंड है, यानी मॉनसून मतलब वर्षा पे डिपेंड है। तो हमारी वर्षा ऋतु शुरू होती है आषाढ़ मास से और 3 महीने चलती है। 3 महीने में हमारे कौन से महीने होते हैं? आषाढ़, सावन और भादो। 3 महीने वर्षा ऋतु रहती है और 3 महीने अच्छे से बारिश होती है और हमारे खेतों को लहलहाती भी है। तो आषाढ़ का जब पहला दिन था और बारिश पड़ी तो उस समय किसान कितना खुश हुआ और आषाढ़ के पहले दिन क्या क्या घटित हुआ ये सभी कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये कविता क्या कह रही है? हवा का जोर, वर्षा की झरी, झाड़ों पर का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठाना, ध्वजा की तरह बिजली की दिशाओं में फहर जाना। तो अब जब वर्षा शुरू होती है, आषाढ़ महीने में जब वर्षा शुरू होती है तो प्रकृति का क्या नजारा है ये किसान की नजर से देखिए। कैसे? हवा का जोर, वर्षा की झरी। बारिश से पहले बहुत तेजी से हवा चलने लगती है, तो वही हवा खूब जोरों से चल रही है और वर्षा की झरी लग गई है, यानी लगातार बारिश हो रही है। झाड़ों का गिर पड़ना, इतनी तेज हवा के साथ बारिश होती है कि झाड़ यानी कि पेड़ जो हैं वो गिर पड़ते हैं। कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, तो बादल कितनी जोर से गरजता है, गरजता वो जाके कहीं बहुत दूर है लेकिन जैसे लग रहा है हमारे सर के ऊपर ही आके बहुत जोर से गरज रहा है, यानी फट गया है बादल इतनी जोर से। चमकेगा कहीं दूर जाके फटेगा, बहुत तेज गड़गड़ाएगा, लेकिन जैसे लगेगा कि हमारे सर पर ही गड़गड़ा रहा है। उमड़ती नदी का खेत की छाती तक लहरा जाना, और भाई बारिश में क्या होता है, नदी भर जाती है और जब बहुत तेज हवा चलती है तो नदी में लहरें उठने लगती हैं और वो लहरें क्या हैं, वो खेतों तक आ जाती हैं, मतलब मध्य खेत तक आ जाती है। तो इसीलिए बोला है लहरें जो हैं वो खेत की छाती तक आ जाती हैं, मतलब हवा से इतनी तेज लहरें चलती हैं कि वो उठकर जो है वो खेतों तक आ जाती हैं। ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर जाना, और बिजली, अब देखिए ना, बिजली जब कटकती है तो कैसे तेज होती है, ऐसे ऐसे करके दूर दूर तक चमकती है। जैसे झंडा भी होता है, जैसे झंडा ये लगा होता है, ऐसे करके झंडा है ना, तो ये ऐसे करके ऐसे दूर दूर तक ऐसे करता है ना। बिजली भी क्या होती है, पूरे आसमान में ऐसे करके कड़क जाती है ना, कस के ऐसे करके कड़क जाती है, ठीक है ना। तो वही इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो है ध्वजा, यानी जिस तरीके से झंडा फहराता है उस तरीके से पूरे आसमान में बिजली अपना छत्रराज फैला लेती, कड़कड़ाती हुई जोर से ऐसे करके दूर आसमान में जो है कड़कती है। तो ये हमने हर लाइन वाइज आपको चीज बताई। अब इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले ही देखेंगे। तो ये जो हमारे सामने भवानी प्रसाद मिश्र जी ने प्रस्तुत करी है, ये किसान की तरफ से दिखा रहे हैं वो कि किसान कैसे देखता है इस मौसम को, ये ध्यान रखिएगा। क्या दिया है इस कविता में? मॉनसून के शुरू होने पर किसान की खुशी का वर्णन किया गया है।
आषाढ़ हिंदी कैलेंडर का एक महीना होता है और इस महीने के आसपास मानसून की शुरुआत होती है। जब मानसून आता है तो हवा जोर से चलती है जिससे झाड़ झंकार गिर जाते हैं। बादल ऐसे गरजते हैं जैसे आपके सिर के ऊपर ही गर्जना कर रहे हों। नदियां अपने उफान पर होती हैं, कभी कभी तो वो खेत के कलेजे तक चढ़ाती, मतलब खेतों तक आ जाती हैं। चारों दिशाओं में बिजली ऐसे चमकती है जैसे ध्वजाएं लहराती हैं, और चारों दिशाओं में इतनी तेज बिजली चमकती है जैसे लग रहा है कहीं पर बहुत सारे झंडे फहरा दिए गए हों। तो ये हमारा पहला पैरा खत्म हुआ। नेक्स्ट पैरा क्या कह रहा है, ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिनको प्राण से प्यारे, जो चातक की तरह ताकता है बादल घने कजरारे, जो भूखा रहकर धरती चीरकर सबको खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलधर अधिक आता है, कालिदास के मन में तो तुझको क्षमा कर देना। तो यहां पर क्या है आपको, अब देखिए यहां पर हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ये मौसम भाता है। किसको भाता है? किसान को। ये हमने आपको शुरू में ही बताया। तो अब कवि क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, मतलब ये जो वर्षा कालीन जो ये सारे नजारे हैं जो अभी इन्होंने वर्णित किए इसके पहले वाले पैरा में, ये सारे ही दृश्य जिसको प्यारे हैं, किसको प्यारे हैं, अब देखिए यहां पर ये सारे दृश्य जिसको प्यारे हैं वो है किसान। जो चातक की तरह ताकता है बादल को। तो चातक मतलब कौन होता है? जो चकोर जिसको बोलते हैं। चकोर हमेशा चांद की तरफ ताकता रहता है, कहते हैं जीवन उसको वहीं से मिलता है। उसी तरह जो है किसान हमेशा आसमान की तरफ वर्षा के लिए ललायित रहता है, उसी की तरफ बादलों की तरफ ही देखता रहता है। चाहे जैसे चातक चांद को देखता है वैसे ही किसान बादल को देखता रहता है। जो भूखा रहकर धरती चीरकर सबको खिलाता है, जो खुद भूखा रहता है, कभी उसके भाई से संबंध तो नहीं होता, वो खुद भूखा रहता है लेकिन धरती में अन्न उपजाकर, धरती को चीरना मतलब हल चलाना, धरती को चीरता है और अन्न उपजाता है और इस दुनिया के सभी लोगों को खिलाता है। जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है, और कहता है कि अगर वर्षा ऋतु समय पर नहीं आती, बादल अगर नहीं आते तो सबसे ज्यादा तकलीफ जिसको होती है, जो बहुत ही ज्यादा विचलित होता है, वो है किसान। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में, मतलब आषाढ़ का जो ये पहला दिन आया है, इस पहले क्षण में, प्रथम क्षण में मतलब जब बारिश हो रही है उस प्रथम क्षण में वही हलधर अधिक आता है। अगर मुझे वो किसान याद आता है और मुझे कालिदास नहीं याद आए, कालिदास जिन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसमें वर्णन था, प्यार का वर्णन, जो वर्षा के कारण ही बहुत ही मशहूर हुआ, बहुत ही ज्यादा पढ़ा जाता है। तो हमें कालिदास अगर ना याद आकर किसान याद आता है तो हम कालिदास जी से क्षमा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि किसान के लिए ये वर्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने ये आपको पूरा समझाया, अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति जिसे वर्षा के ये अनूठे दृश्य प्यारों से प्यारे लगते हैं वो है किसान। किसान ही पपीहे की तरह टटकी लगाए बादलों का इंतजार करता है। वह खुद भूखा रहकर भी खेत में जी तोड़ मेहनत करता है। उसकी मेहनत की बदौलत खेतों में अनाज निकलता है और दुनिया के लोगों को भोजन मिलता है। यदि समय पर बारिश नहीं आती तो किसान को सबसे ज्यादा बेचैनी होती है। मतलब एक किसान ही है जिसको सबसे ज्यादा बेचैनी होती है अगर वर्षा ऋतु समय पर नहीं आती है। कवि ने लिखा कि अगर आपके मन में बादल देखने के बाद कालिदास की बजाय किसान की तस्वीर आती है तो उस समय एक ही रास्ता है और वो है कालिदास से क्षमा मांगना। अब कालिदास से क्षमा क्यों मानी जाए? भाई कालिदास ने ऐसा क्या किया कि हम उनसे क्षमा मांगे? तो हमें कालिदास जी के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो क्या है, कालिदास रचित मेघदूतम एक प्रसिद्ध रचना है। मेघदूतम पूरा की बादलों के ऊपर है। इसमें प्रेमी और प्रेमिका मेघों के द्वारा अपना संदेश
भेजते हैं। दोनों को हमेशा बादलों के आने का इंतजार रहता है। इस रचना की प्रसिद्धि के कारण साहित्य में मेघों की चर्चा होने पर कालिदास का ध्यान आना स्वाभाविक है। तो मेघदूतम की रचना कालिदास ने की। वो एक जो है श्रृंगार रस से भरपूर पूरा हमारा काव्य है। श्रृंगार रस क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्यार की बात हो रही थी। तो प्रेमी और प्रेमिका अपना संदेश बादलों के माध्यम से जो है एक दूसरे को पहुंचा रहे होते हैं। तो हमें अगर बारिश में होता है, बारिश का ये दिन, हमें तो कालिदास की मेघदूत ना याद आए और हमें किसान याद आए, तो हमें क्या करना है? हमें कालिदास से क्षमा मांगनी है। क्यों? क्योंकि हमें किसान याद आ रहा है इस आषाढ़ के पहले दिन में। तो पहला प्रश्न क्या है? किसान को बादलों का इंतजार क्यों रहता है? जाहिर सी बात है, किसान फसल उगाता है, उसे अपने खेतों पर पानी चाहिए होता है। भाई पेड़ कैसे बढ़ेंगे? फसल के लिए पानी चाहिए होता है। इसलिए किसान को वर्षा ऋतु का इंतजार रहता है। वर्षा आएगी तभी तो वो जो है अपने खेतों को सींचेगा और फसल उगाएगा। तो वही चीज है, क्या है? वर्षा होने पर धरती की प्यास बुझेगी और किसान की फसल को भी पानी मिलेगा, जिससे उसकी खेती लहलहा उठेगी। इसीलिए किसान को बादलों का इंतजार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को वर्षा होने पर किसान की याद क्यों आती है? क्योंकि किसान जो है ना बेसब्री से एकदम बिल्कुल बेचैन होकर वर्षा का इंतजार कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना ही पेट उससे नहीं भरता, वो हम सबका पेट भरता है। उस वर्षा ऋतु से प्राप्त जो पानी होता है वो फसलों को देता है और फसलों से बहुत मतलब जमीन को मिलता है और जमीन से इतनी बढ़िया फसल उगती है और हम सभी को खाने के लिए मिलता है। तो इसीलिए किसान अपने फसल के लिए वर्षा ऋतु का इंतजार करता है। सिर्फ वो अपने सपने ही नहीं पूरा करता, हम लोगों के लिए भी बहुत कुछ देता है। तो क्या दिया है? किसान बेसब्री से अपनी सूखी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बारिश करते हैं। इसीलिए कवि को वर्षा होने पर किसान की याद आती है। तो जैसी वर्षा ऋतु होती है तो जाहिर सी बात है हमें किसान ही याद आएंगे, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा, भाई धरती सूख रही है तो कैसे फसल को पानी मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही वर्षा होती है कवि को तुरंत ही किसान की याद आ जाती है। कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की है? चातक पक्षी क्या होता है? वो आखिरी समय तक, मतलब अपने जीवन के आखिरी समय तक वो नजर लगाए रहता है बादलों पर। क्यों लगाता है बादल पे? क्योंकि स्वाति नक्षत्र यानी कि बादल की पहली बूंद जो होती वर्षा की, वो उसको पीता है तभी उसकी प्यास बुझती है। इसीलिए जो है बोला जाता है कि चातक पक्षी की तरह ही किसान जो है वो बादलों का इंतजार करता है। तो यहाँ देखिए दिया है, जिस प्रकार चातक पक्षी अपनी अंतिम सांस तक स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश की प्रतीक्षा करता है और बारिश होने पर ऐसा लगता है मानो उसकी तपस्या पूरी हो गई, ऐसा ही किसान को भी लगता है। इसीलिए कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से की है। क्यों? क्योंकि भाई उसको स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है उसकी प्यास उसी से बुझती है। उसी तरह किसान क्या है, वर्षा ऋतु से पूरे साल वो वर्षा ऋतु का इंतजार करता है, आएगा तभी तो खेती होगी। तो इसीलिए दोनों को कवि ने सिमिलर किया है, दोनों को एक समान बताया है। अब क्या पाठ, अभी तक पाठ से था, पाठ के आगे आपसे पूछा जाएगा क्या कवि ने कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है? वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है उसके बारे में अपना अनुभव बताइए। वर्षा ऋतु के बाद आती है शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु में मौसम थोड़ा सुहावना हो जाता है, हल्की हल्की सी ठंड पड़ने लगती है। तो उस ऋतु के बारे में आपको बताना है। क्या है? वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। इसके आते ही लोगों के शरीर गर्म कपड़ों से ढकने लगते हैं और ठंड के साथ दिन पर दिन ही बढ़ते जाते हैं। मतलब धीरे धीरे जो है वो जो है ठंड बढ़ने लगती है। शरद ऋतु के बाद सीधे ही शीत ऋतु आ जाती है। फिर प्रश्न खा क्या है? वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करके सूची बनाइए। तो क्या होता है, वर्षा ऋतु में बारिश बहुत होती है। ठीक है, तो आप अपने आसपास देखेंगे या अपने घर में भी बहुत देखेंगे, तो अगर जरा सी भी कहीं टूट फूट होती है तो तुरंत मरम्मत कराई जाती है। क्या होगा, वर्षा ऋतु होगी तो वो कहीं पे मान लीजिए दीवार में एक होल है, सीमेंट प्लास्टर निकल गया है, तो क्या होगा, अगर उसको नहीं भराएंगे तो उसमें पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ के वो दीवारों के अंदर तक पूरा सीलन जाएगी। तो कहीं पर भी टूट फूट होगी तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मरम्मत कराई जाती है। कहीं खुली जगह है तो उसके लिए तिरपाल और पन्नियों का इंतजाम किया जाता है ताकि वो सामान
ना भीगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी अपने आसपास तैयारियां देख रहे हैं वो आप उनको लिख सकते हैं। तो कुछ आपके सामने हमने प्रस्तुत करी है। क्या दिया है? वर्षा ऋतु से पहले लोग अपने घर की मरम्मत, टूट फूट सही कराते हैं, जिससे कि बारिश में उनका घर ना टपके, और इससे बचने के लिए छाता, बरसाती भी तैयार कर लेते हैं। तो ये जितनी भी तैयारियां हैं आप इनको लिखेंगे। नेक्स्ट, सोचो समझो और बताओ क्या होगा। अब सिचुएशनली यारी, अगर वर्षा बिल्कुल ना हो तो, वर्षा ना हो तो किसान फसल नहीं उगा पाएंगे, सूखा पड़ जाता है। सबसे पहले क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है। फसल नहीं होगी तो खाने की किल्लत बढ़ जाएगी। जब फसल ही नहीं उगेगी, खाने का सामान नहीं होगा, तो त्राही मच जाएगी खाने के लिए। तो वही लिखना है। अगर वर्षा बिल्कुल ना हो तो धरती सूख जाएगी, सारी फसल नष्ट हो जाएगी, लोग त्राही त्राही करने लगेंगे। क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु के बाद आने वाली ऋतु, ग्रीष्म ऋतु बहुत ही गर्म होती है, तपती हुई होती है। तो वर्षा ऋतु जो है वो शीतलता देती है कि इतनी गर्मी के बाद जब बारिश पड़ती है तो मौसम में ठंडक आती है। अब अगर मान लो ग्रीष्म ऋतु चलती रहेगी 3 महीने की बजाय 6 महीने, तो सोचो कितनी गर्म पड़ेगी। गर्म तो दिन पे दिन बढ़ती जाएगी और सभी लोग परेशान हो जाएंगे। अगर वर्षा बहुत अधिक हो तो, बहुत ज्यादा होने लगे तो क्या होगा? बाढ़ आ जाती है। खेत खलियान, मकान, घर सभी डूब जाते हैं, बहुत सारी संपत्ति का नुकसान होता है, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वर्षा अगर अधिक हो तो ये सब चीजें होती हैं। अगर वर्षा बहुत अधिक हो तो धरती चारों ओर जल ही जल हो जाएगा, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको भी अपनी समझ के साथ चीजों को ऐड ऑन करना है। देखिए, हम आपके सामने कई प्रश्नों के उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये भी रहती है साथ में कि आप अपनी तरह से भी प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करिए। हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं चीजें, मगर आप इनसे आइडिया ले सकते हैं। अगर आप और भी चीजों को खोज के लिख पाएंगे तो ये जानिए कि आप उन सब चीजों के बारे में जितनी जानकारी, जिस भी चीजों के बारे में जितनी जानकारी एकत्र करेंगे, आपका नॉलेज का भंडार बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ लिखी हुई चीजों को ही कॉपी करते रहेंगे तो वो सीमित रह जाएगा। अगर आपको अपने ज्ञान का भंडार बढ़ाना है तो खुद अपने लेवल पर उन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए और खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अगर वर्षा बहुत कम हो तो क्या होगा? अगर वर्षा बहुत ही कम हो तो धरती पर सूखा पड़ जाएगा, लोगों को खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं मिलेगा, पक्षी और जानवर प्यासे मरने लगेंगे। तो ये सारी कंडीशन होंगी। कम होगी तो भाई सूखा तो पड़ना लाजमी सी बात है, ना हो या कम हो दोनों ही कंडीशन में सूखा पड़ेगा। फसल नहीं होगी, लोगों के लिए दिक्कत आएगी, जानवर परेशान होंगे, लोग परेशान होंगे, तो बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। अब क्या, वर्षा हो मगर आंधी तूफान के साथ हो तो क्या होगा? जब आंधी तूफान होते हैं, तूफान जिसको बोलते हैं, जैसे बहुत ही आप लोग देखते हैं टीवी चैनल्स पे कि बहुत सारे तूफान आते हैं, तो उसमें क्या होता है? पेड़ उखड़ जाते हैं, लोगों के घर टूट फूट जाते हैं, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, चीज़ों का मतलब नक्शा ही बदल जाता है उस जगह का जहाँ पे तूफान आया होता है। पानी पानी, कीचड़, सब कुछ ही अस्त व्यस्त होता है। ये सारी चीजें मेंशन करें तो क्या दिया है? आंधी तूफान के साथ वर्षा होने से धरती का सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जान माल का काफी नुकसान होगा, मतलब जान भी और माल भी, यानी कि व्यक्तियों की जानों को भी खतरा रहेगा और संपत्ति को भी। वर्षा हो मगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टी हो, तब क्या होगा? होता है ना, रेनी डे मन जाता है, जब बहुत छुट्टी होती है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि क्या कहते हैं, सबसे पहले जैसे स्कूल बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो स्कूल में हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, रेनी डे हो गया। अब मान लो जिस दिन वर्षा हो रही है उस दिन संडे है, तो अब आपको बड़ा अफसोस होगा, अरे यार ये सब मंडे को हुआ होता तो कितना मजा होता, कम से कम एक दिन छुट्टी और मिलती, संडे के बाद मंडे को 2 दिन छुट्टी हो जाती। तो क्या होगा? आप जो भी महसूस करते हैं वो इसमें लिखिएगा। क्या? वर्षा हो और हमारे स्कूल की छुट्टी हो तो कुछ बच्चे मौज बनाएंगे और कुछ बच्चे दुखी होंगे कि एक छुट्टी कम हो गई। मतलब कुछ तो चलो वर्षा में कूदेंगे, लेकिन कुछ को बड़ा अफसोस हो गया, यार एक छुट्टी कम हो गई। ये अब संडे को अगर पड़ जाएगी तो छुट्टी कम होगी ना, तो वही चीज है। अब आपको यहां पर व्याकरण के आधार पर आपके सामने प्रश्न रखे गए। नीचे शब्दों के बदलते रूप को दर्शाने वाला नमूना दिया गया है, उसे देखो और अपनी सुविधा अनुसार तुम दिए गए शब्दों को बदलो। यानी कि आपको ये एग्जाम्पल दिया है,
गिरना, गिराना, गिरवाना। अब आपके सामने ये इतने जो दिए गए हैं, अब इनको आपको बदलना है। कैसे बदलोगे? उठना, उठाना, उठवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, करना, कराना, करवाना, फहराना, 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 फहरवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना। तो आपके सामने एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसको बदलना। ये सभी बदलाव किसके आधार पर होते हैं? ये आप वाक्य में इनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर ये सारी चीजें हमें बदलनी पड़ती हैं। मगर इसका जो है, हम ये देखिए, ये धातु रूप एक रहता है, ये देख रहे हैं, उठ, ये सबका सही रहेगा। बाकी ये जैसे पढ़, ये आपका पढ़ आया, कर आया, फहर आया, फहर, सुन आया, ये सभी क्या कहलाते हैं? धातु शब्द कहलाते हैं, जिनके आधार पर हम संस्कृत में धातु रूप पढ़ते हैं ना, ये हिंदी में भी धातु ही बोले जाते हैं। इन्हीं के बाद ही ये हमारी बेसिक क्रिया शब्द होते हैं। इन्हीं क्रिया शब्दों से के आगे हम लगा के इन्हें सिचुएशनली बदलते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। तो यहां पर इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझाए। तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा हर प्रश्न का उत्तर अपने आप से भी लिखने की कोशिश करिए, जहां पर भी आपके सामने सिचुएशंस दी जा रही हैं। तो समझिए और अपने हिसाब से काम करिए, क्योंकि इससे आपका हिंदी का नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।